बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डू यू नो योर मोमेंटम? आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर ऑसिलेशंस का जो हमने पिछली क्लास में कंक्लूड किया था उसके बारे में आपको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मालूमात देने के बाद आपको कुछ पास्ट पेपर के सवालात सॉल्व करवाएँगे एंड वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी लर्न्ड इन द लेसन्स अर्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको थोड़ा-सा पेंडुलम के बारे में और उसके डायनामिक्स के बारे में आज बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम अपने पास्ट पेपर्स की तरफ चलेंगे। साथ-साथ जो भी क्वेश्चन्स हमारे ज़हन में आते जाएँगे, उनसे रिलेटेड मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़ और कॉन्सेप्ट्स फिर से डिस्कस करते जाएँगे। सबसे पहले तो जी हमारे सिलेबस में जो डिस्कशन है ना दैट्स अबाउट अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम खैर ये भी सिलेबस में डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ी-सी कुछ 5-10 मिनट लगा के ये डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा। सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम के बारे में पेंडुलम की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम हमारे सिलेबस में जो पेंडुलम है ना दैट्स बल्कि सिलेबस में नहीं जो हमारे लिए रेलेवेंट है, वो एक ऐसा पेंडुलम है जिसके साथ एक रस्सी है और ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, यानी ये एक्सटेंड नहीं होती। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर ये एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी तो फिर वो सिंपल पेंडुलम नहीं होगा। इसके साथ एक छोटा-सा मास अटैच होना चाहिए और ये पेंडुलम लेफ्ट टू राइट ऑसिलेट करना चाहिए। हमारे सिलेबस में ये कहीं पे भी नहीं लिखा और ना ही इसकी डिस्कशन की ज़रूरत है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ बिकॉज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने डिस्कस किया था, तो ये उसकी एक किस्म है, एग्ज़ाम्पल है। इमेजिन करें कि ये जो पेंडुलम अपनी रेस्ट वाली पोजीशन पर होगा, यानी जब ये स्विंग नहीं कर रहा, इमेजिन करें कि ये ग्राउंड पोजीशन पर है। क्योंकि थ्रू आउट द ऑसिलेशन इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम इसी पोजीशन पर होनी चाहिए। लेट्स कॉल दिस पोजीशन टू बी ओ, लेट्स कॉल दिस पोजीशन टू बी ए। जब आप इस मास को पोजीशन ए से रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा? ये स्विंग करता हुआ ओ की तरफ आएगा। ओ पर ये रुकेगा नहीं और ये आगे कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर ऑब्वियसली वी आर इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड ना हो तो फिर ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक एग्जांपल है। डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स। अच्छा, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जितनी हाइट से हमने इसको रिलीज़ किया है, ये मास एग्ज़ैक्टली उतनी हाइट तक जा सकता है। लेट्स कॉल दिस पोज़ीशन टू बी बी, ओके? बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यहाँ वेक्टर रेज़ोल्यूशन दिखाना चाहता हूँ। इमेजिन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है, लेट्स कॉल दैट टू बी एल। ऑब्वियसली जब आप इसको ओ से ए तक स्विंग करके आएँगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी इट्स गोइंग टू बी एल। इसका अपना एक वेट है ऐसे नीचे की तरफ, दैट इज W इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। जितना जिस एंगल पर हमने इसको डिस्प्लेस किया है, अगर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूं, ये वाला एंगल भी उसी एंगल के बराबर होना चाहिए। मैंने सिंपली क्या किया, ये ब्लू वाली लाइन जो कि पेंडुलम की स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही थी, मैंने उसके अलोंग ही एक रेड डॉटेड कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई है। इस लाइन की और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ इतनी है कि ये एंगल जो यहाँ बन रहा है इनिशियल और स्टार्टिंग पोजीशन के दरमियान में, वही एंगल यहाँ पर भी बन रहा है, वेट वाले वेक्टर और इस कंस्ट्रक्शन लाइन के दरमियान। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। इस वेट वाले वेक्टर को हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू बी यूजिंग ब्राउन कलर फॉर दैट। एंगल के सामने हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। दिस लाइन विल बी कॉल्ड द W sin ऑफ थीटा और एंगल के साथ वी मेक अनदर लाइन, दिस इज़ कॉल्ड द W cos ऑफ थीटा। नाउ सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वो था रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो हमेशा सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को ले जाना चाहती है। अब आप देख लें कि दो वेक्टर, एक W cos थीटा, एक W sin थीटा, इन दोनों में से कौन सा वेक्टर ऐसा है जो कि सेंट्रल पोजीशन की तरफ पॉइंट कर रहा है, सेंटर वाली पोजीशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्विकली लेट मी नो, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कौन सा कंपोनेंट सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है? जी, बिल्कुल ठीक है, फैज़ान ने सही फरमाया। द W sin थीटा इट्स एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। आप देख सकते हैं ये सेंटर वाली लाइन है। W sin थीटा इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सो इन द केस ऑफ अ पेंडुलम, द W sin ऑफ थीटा एक्ट्स लाइक द रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा जी, अब ये जो रस्सी यहाँ पर बंधी हुई है, इस रस्सी में हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम कहते हैं टेंशन। राइट नाउ द टेंशन इज़ इक्वल टू द W cos ऑफ थीटा। Okay, the tension will be equal to the W cos of theta, whereas the W sin of theta is acting like the restoring force. अच्छा, अब एक छोटी सी बात जिसके लिए मैंने ये सारी कहानी आपको सुनाई है ना, वो ये है कि जैसे जैसे ये स्विंग करता हुआ A से O की तरफ आएगा, इसके एंगल पर क्या फर्क पड़ेगा? As it swings, as it swings from A to O, theta keeps decreasing. एंगल थीटा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। अब इफ यू रिमेंबर साइन थीटा विद थीटा का ग्राफ, जैसे जैसे एंगल चेंज होता है जी, साइन थीटा कैसे चेंज होता जाता है ये हमें मालूम है, मैथ में हमने पढ़ा हुआ है। साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 90 इज 1, साइन ऑफ 180 इज 0, साइन ऑफ 270 इज -1, साइन ऑफ 360 इज 0 अगेन। सो दिस इज हाउ द साइन ऑफ थीटा वेरीज। अब चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स साइन थीटा पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब है जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा वैसे वैसे
एंगल यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे जैसे मूव करते हुए यहाँ आएगा एंगल ने कम होना है। जब एंगल कम होता है ना तो साइन थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है। सो यही बात मैं यहाँ लिखता हूँ, एज एंगल कीप्स डिक्रीजिंग साइन थीटा keeps decreasing, so restoring force keeps decreasing. अगर आपको याद पड़ता हो मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर भी ऐसे ही होता था, मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स सबसे ज्यादा होती थी। जैसे जैसे ये ऑसिलेट करते करते नीचे की तरफ आता है, वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स, सॉरी मीन की तरफ आता है, वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होते होते जीरो हो जाती है। अच्छा, अब ये पोजीशन बी के बारे में बात करते हैं जरा। पोजीशन बी पर भी इस ऑब्जेक्ट का जो अपना वेट है ना, वो ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। पोजीशन ओ पे भी ऐसा ही था, लेकिन डू यू रियलाइज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन ओ, उस पोजीशन के ऊपर वेट का कोई भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही मौजूद है। वेट वर्टिकल है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कोई है ही नहीं। सो एट पोजीशन ओ देयर इज नो रेस्टोरिंग फोर्स, नो डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पर जीरो है तो साइन ऑफ जीरो भी जीरो हो जाएगा ना, तो ओ वाली पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाती है। अब जैसे जैसे आप ओ से बी की तरफ जाते हैं, एंगल फिर से बढ़ता जाता है, साइन ऑफ दैट एंगल फिर से बढ़ता जाएगा। जब साइन ऑफ दैट एंगल बढ़ेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी फिर से बढ़ती जाएगी। यहाँ पर एकदम फिर से दिखाता हूँ, इसी लाइन को मैं फिर से एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये डिस्प्लेस होकर अब लेफ्ट की तरफ जितने एंगल पर गया है, यहाँ पर भी अगेन उतना ही एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। आई बी यूजिंग ब्राउन कलर नाउ। एंगल के सामने देयर इज अ कंपोनेंट, सॉरी, एंगल के सामने वेट का एक कंपोनेंट है और एंगल के साथ वेट का एक कंपोनेंट है। ये है w cos ऑफ थीटा, ये है w sin ऑफ थीटा। हमें यहाँ पे ये देखना है, राइट साइड पे एट पोजीशन ए w sin ऑफ थीटा इस तरह लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा था, वाज ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक टुवर्ड्स द सेंटर। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर वो लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा था, जबकि लेफ्ट हैंड साइड यानी पोजीशन बी पर आप देखें, w sin ऑफ थीटा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है, नाउ इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट। तो पूरी ऑसिलेशन के दौरान यही होता रहेगा। पोजीशन ए पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे ये नीचे आएगा मैग्नीट्यूड कम होगा। ओ वाली पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगी, फिर ओ से आगे जब जाएगा तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स का कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। आप देखें ऑसिलेशन के दौरान ये कितना एक खूबसूरत हार्मोनिक बिहेवियर है, इसमें एक सिमेट्री है, रेपिटेशन है। ऑसिलेशन के दौरान रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करती है, मैक्सिमम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, सेंटर पे आके जीरो होती है, नेगेटिव मैक्सिमम पर फिर से मैक्सिमम होती है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी होती है। अब इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैथ स्प्रिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। जरा ध्यान से देखेंगे, ए वाली पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, रिस्टोरिंग फोर्स सबसे ज्यादा है, लेकिन ए वाली पोजीशन पर जाकर ये पेंडुलम रुकता है। रुकने का मतलब है कि स्पीड जीरो हो गई, फोर्स सबसे ज्यादा, तो ए वाली पोजीशन पर एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा। ए वाली पोजीशन पर हाइट सबसे ज्यादा, तो ए वाली पोजीशन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा। मैथ स्प्रिंग सिस्टम में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती थी, इसके केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ए पर सबसे ज्यादा। ओ वाली पोजीशन पर आते आते काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, जीपीई सबसे कम हो जाएगी। फिर ओ से आगे जब बी पर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी फिर दोबारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। पेंडुलम के बारे में यही मालूमात मैंने आपको दिखानी थी और बताना था कि ये बिहेवियर और मैथ स्प्रिंग सिस्टम का जो बिहेवियर हमने स्टडी किया है, दोनों बिल्कुल होमोलोगस हैं, एक जैसे हैं। जो कॉन्सेप्ट्स उन पर अप्लाई होते हैं वही कॉन्सेप्ट्स पेंडुलम पर भी अप्लाई होंगे। चलो जी, सो लेट्स गेट बैक टू अ फ्यू पास्ट पेपर क्वेश्चंस। जो चैप्टर भी हमने कंक्लूड किया है, इस चैप्टर के फॉर्मूलाज भी इसमें रिवाइज हो जाएंगे, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स भी इसमें रिवाइज हो जाएंगे। लिखा हुआ है अ होलो ट्यूब सील्ड एट वन एंड हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मेरे ज़हन में आ रहा है ना, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ना एग्जामिनर कहीं ना कहीं इस्तेमाल जब करवाएगा तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ जी, एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। सो एक मीटर स्क्वायर में क्या होगा जी, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर मौजूद होगा। 100 का स्क्वायर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जी ये कन्वर्जन फैक्टर है, कन्वर्जन रेशियो है जो हमें याद रखना है। ओके, अब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, 10,000 के नीचे लिखें जी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर के नीचे लिखें x। सो x विल एक्चुअली बी इक्वल टू 24 होल डिवाइडेड बाय 10,000। ये आपका आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, जितना भी है वो आप खुद भी कर सकते हैं। द ट्यूब कंटेन्स सैंड सो दैट द टोटल मास m ऑफ द ट्यूब एंड द सैंड इज दिस मच। ठीक हो गया जी, ये टोटल मास है, ये ट्यूब है, इसके अंदर थोड़ा सा सैंड डाला हुआ है। ओके, अब The depth of the bottom of the tube below the liquid surface is h। अच्छा जी, ये लिक्विड सरफेस के नीचे जो डेप्थ है पानी की वो है h। अब आप देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट हमने वहां सीखे ना, वो हर दफा एक डिफरेंट सिनेरियो पर वो हमसे अप्लाई करवाएगा। फिजिक्स में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बस थोड़ी सी कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं। द डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्यूब बिलो द लिक्विड सरफेस इज h। ठीक हो गया। अब द ट्यूब इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली एंड देन रिलीज्ड, द वेरिएशन विद टाइम t of the depth। ठीक हो गया। ओके,
ये हमें बताया गया है एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है सेकंड्स में, वाई एक्सिस पे हाइट है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ओके अच्छा जी, मैक्सिमम है 6 और मिनिमम है 2, यानी कि मीन पोजीशन जो है ना दैट्स गोइंग टू बी 4। ओके पूछा जा रहा है डिटरमिन द एम्पलीट्यूड इन मीटर्स ऑफ द ऑसिलेशन। तो 4 से लेके 6 तक ये हमारी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है जी। तो अगर ये हमारा एम्पलीट्यूड है तो हम सिंपली इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 से लेके 6 तक दैट्स 2 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.02 मीटर्स हमारा आंसर होना चाहिए। 0.02 मीटर्स हमारा आंसर है। यहाँ पर जो डेटा हमें गिवन है हम देखें वो 24 दो सिग्निफिकेंट, 0.23 दो सिग्निफिकेंट। अगर मैंने अपना आंसर 0.02 लिख दिया दैट्स नॉट राइट, इसके आगे एक जीरो और लगाना पड़ेगा ताकि ये आंसर हमारा दो सिग्निफिकेंट में हो जाए जी। एक तो ये है, दूसरा ये है, तो हमें अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना है। सर ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, ये जो ट्यूब है ये ऐसे ऊपर और नीचे ऑसिलेट कर रही है, ऊपर और नीचे ऑसिलेट कर रही है। आप ये देखें ये एच जो है ना कभी ज्यादा, जब ये ट्यूब ऊपर जाएगी ये एच कभी कम हो जाएगा, जब ट्यूब नीचे आएगी ये एच ज्यादा हो जाएगा। सही है, तो ये ग्राफ आपको बता रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, एच की जो वेरिएशन है वो कैसा बिहेवियर शो कर रही है। कभी एच 6 हो जाता है, यानी ये सैंड और ये ट्यूब अंदर चली जाती है, एच की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। कभी ये सैंड और ये ट्यूब ऊपर चली जाती है। ऑसिलेशन में यही होता है ना कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा है। हमारी बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। शुक्र है। फिर लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ट्यूब इन द लिक्विड। हमसे कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अच्छा अच्छा देखते हैं क्या क्या गिवन है। एक तो हमें एम्पली क्रॉस सेक्शनल एरिया ए गिवन है जी। ओके मास गिवन है, इसका तो फ्रीक्वेंसी से ताल्लुक ही कोई नहीं। याद करते हैं जी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। अगर किसी तरह टाइम पीरियड पता चल जाए तो फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। तो इस ग्राफ से टाइम पीरियड कैसे मालूम किया जा सकता है जी? एनीबॉडी? सर जहाँ पे एक पूरी वेव कंप्लीट हो रही होगी उसका नीचे से रीडिंग ले लेंगे। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश अब्दुल राफे, ठीक हो गया। तो देखते हैं जी, यहाँ से एक मैक्सिमम यानी क्रेस्ट मौजूद है, दोबारा मैक्सिमम यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख लें जी इनके दरमियान गैप कितना है। टाइम पीरियड 0.6 सेकंड्स, एक्स एक्सिस से हमें पता चल जाता है। जब टाइम पीरियड पता चल गया तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, 1 डिवाइडेड बाय 0.6। कैलकुलेटर से जरा सॉल्व करके बताएं इसका क्या आंसर आता है 1 डिवाइड बाय 0.6 का। 1.666 करके कुछ आएगा, ट्राई करें। 1.666 एंड कंटिन्यूज। हमें दो सिग्निफिकेंट पे अपने आंसर को लिखना है तो दैट शुड बी 1.7 हर्ट्ज। ओके दैट वाज प्रीटी इजी। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, हो सकता है शायद कोई कॉम्प्लिकेशन हो। वो कहते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्यूब व्हेन h इज मैक्सिमम। ट्यूब की एक्सेलरेशन निकालें। अच्छा अब एक्सेलरेशन के लिए तो एक फॉर्मूला याद आ रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, a equals to negative omega square x, x being the displacement, omega being the angular frequency, omega was also equal to 2 pi f। फ्रीक्वेंसी देखा कितनी खूबसूरती से उसने हमसे पहले निकलवा ली। आप यहाँ से ओमेगा निकाल के इस ओमेगा स्क्वायर की जगह डाल सकते हैं। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, उसने आपसे कहा है एक्सेलरेशन निकालें जब एच मैक्सिमम है। तो आप देख लेंगे कि एच मैक्सिमम जब है तो उस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। उस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट है 2 सेंटीमीटर। ये भी उसने हमसे निकलवाया है एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया, सो देयर यू हैव इट, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड अ क्वेश्चन। एक्सेलरेशन निकालनी है, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें जी क्योंकि हमें आंसर नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। ओमेगा की जगह पर आ जाएगा जी 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी की जगह 1.7, और इस पूरे का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर क्यों लेना है जी? फॉर्मूला में ओमेगा का स्क्वायर है, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ डाल के फ्रीक्वेंसी की जगह उसकी वैल्यू डाली, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इसके साथ हमें डिस्प्लेसमेंट यानी 0.02 को मल्टीप्लाई कर देना है जी। इसको सॉल्व करके बताएं एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है जी। शाबाश। यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन हम कर लेते हैं, 1.7 वाज अ राउंडेड ऑफ वैल्यू। अगर राउंडेड ऑफ वैल्यू ही दोबारा यूज करेंगे तो फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जी ऊपर भी हमने एक्स्ट्रा वैल्यू उसके अंदर ऐड कर दी थी। तो इसलिए जरा इंप्रूवमेंट के लिए, वैल्यू को ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए हम 1/0.6 ही डाल लेते हैं जी इसके अंदर। अनराउंडेड ऑफ वैल्यू इस्तेमाल करके देखते हैं जी। अब बताएं अब क्या आंसर आएगा। जी उतनी देर में इस सवाल का जवाब दे दूं। अब्दुल मोइज पूछ रहे हैं कि हम नेगेटिव क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ पे। बेटा नेगेटिव इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है एक्सेलरेशन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन, हमें पता ही नहीं है कि कौन सी वाली डिस्प्लेसमेंट आप पॉजिटिव लेना चाहते हैं। अच्छा जी फैजान, इसलिए हमने नेगेटिव साइन नहीं लिखा। फैजान बता रहे हैं सर अब आंसर आ रहा है 2.193 समथिंग। ओके यू शुड राउंड इट ऑफ टू 2.2 नाउ।
Okay, even if you write the negative sign here, it's not going to affect your answers or marks, because this negative sign only tells you that you are taking the upward displacement as positive. That would imply that acceleration downwards will be negative. Negative sign सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड्स को नहीं अफेक्ट करता. ओके, तो यहाँ पर एक बात हमने सीखी, समथिंग ऑफ नोट. राउंडेड ऑफ वैल्यूज को अगले पार्ट में कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल ना करें. ओके, let's move on to the next part without further ado. It says the frequency f of the oscillation of the tube is given by the expression. हमें बता दिया गया ये फ्रीक्वेंसी है. ओके, यहाँ पर a क्या चीज थी? a है क्रॉस एरिया, रो है डेंसिटी, वो हमें बताया गया यहाँ पर. m है mass. ओके, हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड इन विच द ट्यूब इज फ्लोटिंग. डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी को आइसोलेट करें किसी तरीके से. ठीक हो गया. वो करने के लिए ये करना पड़ेगा f मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट भी तो मौजूद है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लेते हैं. डेंसिटी निकालनी है तो इसको सब्जेक्ट बनाएं. f 2 पाई f का स्क्वायर m से मल्टीप्लाई करें, a इंटू g से डिवाइड कर देंगे तो रो आ जाएगा. अब ये मैंने सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की है, इसका फिजिक्स से ताल्लुक कोई नहीं है, सिर्फ इतना कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. ये आपको मैथ में भी करना आता है. 2 पाई f की वैल्यू हमने कहीं ना कहीं निकाली थी पीछे 1.7, तो उसको हम 1.6666 करके लिख देते हैं. ठीक है जी, कैलकुलेशन के लिए. स्क्वायर करें, मास की वैल्यू मुझे याद पड़ती है 0.23 किलोग्राम थी. सारे को a जो उसका एरिया था वो हमने 24 था शायद, हाँ जी 24 था. 24 डिवाइड बाय 10,000 आप कर लें, 0.024 आ जाएगा शायद, 0024 आ जाएगा जी. ओके, 0.0024 ग्रेविटी की जगह पर डाल दें 9.81. इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी आपके पास. जरा सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आता है. ओके, लोगों के तकरीबन 107, 1.47, 1070. अच्छा, अब ना यहाँ पर मैं इस फाइनल आंसर की जो कॉम्प्लिकेशन है, कैसे हमें फाइनल आंसर क्या लिखना है वही खत्म करने लगा हूँ. वी आर गोइंग टू राउंड इट ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड इट ऑफ टू SF, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं आंसर लिख दूं. जो बड़े आंसर्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना ज्यादा बेनिफिशियल होता है. दैट वे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला प्रॉब्लम आपका हल हो जाता है. तो लेट्स अज्यूम कि ये 1071 वाला ठीक है. यू मूव इट 1 2 3, 1.07 इंटू 10 रेज टू पावर 3. अभी भी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे हम इसको 1.1 इंटू 10 पावर 3 लिख देते हैं. तो करेक्ट आंसर 1.1 इंटू 10 पावर 3 होना चाहिए. ओके, ऑलराइट. इसके पिछले पार्ट में हम कुछ पास पेपर के सवालात डिस्कस कर रहे थे व्हेन आवर मीटिंग वाज सो रूडली इंटरप्टेड. एनीवेज, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आज हम करने की कोशिश करेंगे. द क्वेश्चन सेज द ऑसिलेशंस इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.2 आर अनडैम्प्ड. अनडैम्प्ड का मतलब है कि कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है. इन प्रैक्टिस द लिक्विड डज कॉज लाइट डैम्पिंग. जाहिर सी बात है कि लिक्विड के अंदर जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस लिक्विड की अपनी एक विस्कोसिटी भी तो है ना. विस्कोसिटी क्या होता है? उसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है. तो जब लिक्विड के दरमियान कोई चीज मूव करने की कोशिश करेगी तो जाहिर है वहां पर वो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से देयर विल बी अ ग्रेजुअल एनर्जी लॉस. वो कहते हैं ड्रॉ लाइन टू शो लाइट डैम्पिंग ऑफ द ऑसिलेशन फॉर टाइम t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1.4 तक. जरा ऊपर चलते हैं. t इक्वल टू 0 यहाँ पर है और 1.4 यहाँ, यानी बेसिकली इस पूरे ग्राफ के ऊपर हमें डैम्पिंग करके, यानी ग्राफ दिखाना है जो एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन आएगी वो हमें इस पूरे टाइम स्पैन के लिए दिखानी है. तो बड़ी सिंपल सी बात है. द एम्पलीट्यूड्स आर गोइंग टू ग्रेजुअली डिक्रीज. एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस but time period and frequency constant. आपको याद पड़ता होगा मैंने एक पेंडुलम का फॉर्मूला आपको दिखाया था, 2 पाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एल बाई जी. ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है. टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाई के. ये मैस स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मूला हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है. ये फॉर्मूला यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ सिर्फ ताकि हम ये देख सकें कि पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ उसकी लेंथ पे डिपेंडेंट है, यानी या ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है. यानी कि टाइम पीरियड सिर्फ तब चेंज होगा जब पेंडुलम की लेंथ या ग्रेविटी चेंज होगी. इसी तरह मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड उसके मैस पे डिपेंडेंट है और उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है. ऑसिलेशन के दौरान तो ये दोनों चीजें ही चेंज नहीं होंगी ना, इसलिए चाहे आप कुछ भी कर लें टाइम पीरियड में कोई वेरिएशन नहीं आती है.
ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इस ग्राफ के ऊपर लाइट डैम्पिंग दिखानी है। तो लाइट डैम्पिंग के लिए हमें ये करना है कि एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करना है, लेकिन टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये देखते हैं। आप रैंडमली जितना चेंज चाहें आप कर सकते हैं, बट इट शुड बी अ ग्रेजुअल डिक्रीज। यानी कि शुरू में there should be a smaller change in amplitude, बाद में this change in amplitude should keep increasing. So this should be your correct answer for this part. Light damping ही mostly हमें बनाने को कहा जाता है, heavy damping या critical damping नहीं कहा जाता। Okay, अपने आंसर जरा वेरीफाई कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड हमारा 0.02 था, टाइम पीरियड 1.7 था, एक्सेलरेशन 2.2 थी, डेंसिटी 1.1 इंटू 10⁻³ थी, वेव स्टार्टिंग विद अ पीक एट 0 and 6, वो भी हमने भी यही किया था। वेव विद द सेम पीरियड, पीरियड भी नहीं चेंज किया। पीक हाइट डिक्रीजेस सक्सेसिवली, यानी कि हर इंटरवल के बाद पीरियड की जो हाइट है वेव की वो डिक्रीज होनी है। हमने भी अपने ग्राफ में ये सारी चीजें बनाई हैं, इन चीजों का ख्याल रखा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विकली ट्राई एंड स्क्वीज दैट क्वेश्चन इन। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, it just requires you to recall certain formulas and apply them. A metal plate is made to vibrate vertically by means of an oscillator as shown in figure 2.1. Some sand is sprinkled on the plates. अब आप देखें कि ऐसी डिस्कशन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की अपने लेसन्स के अंदर, लेकिन फिजिक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, सिनेरियोस चेंज होते रहेंगे। The variation with displacement y of the acceleration a of the sand on the plate is shown. Okay, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये मैंने अपने लेसन्स में भी आपको दिखाया हुआ है। इस ग्राफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको दिखाई थी वो ये थी कि इस ग्राफ के ऊपर ये इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है और इसके कॉरिस्पॉन्डिंगली ये उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये ग्राफ काफी ब्लर है, आई एग्री एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट जहां पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा वहीं पर डिस्प्लेसमेंट भी सबसे ज्यादा, ये चेंज नहीं होता। फिर आपको याद पड़ता हो a इक्वल्स टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स, नेगेटिव ए बाई एक्स इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, और इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है दैट इज ऑल्सो वाई एक्सिस के ऊपर एक्सेलरेशन है, एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, और चूंकि ये स्लांटेड लाइन नीचे की तरफ है दैट मींस दिस ग्रेडियंट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो पता ये चला कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ये बातें वो हैं जो आपको लेसन में बताई थी, एक दफा फिर से रिकॉल कर दी है मैंने आपके लिए। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, जरूरी नहीं है ये भी यही आपसे पूछा गया हो। ओके, use figure 2.2 to show how it can be deduced that the sand is undergoing simple harmonic motion. इस ग्राफ को देखते हुए आप कैसे बता सकते हैं कि सैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है? जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ना दो बातें जरूरी हैं, दो बातें जरूरी हैं। एक बात है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहां पर y इस्तेमाल हुआ है, मैंने अपनी डिस्कशन में x का सिंबल इस्तेमाल किया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी जरूरी थी और दूसरा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के साथ साथ एक नेगेटिव साइन का होना भी जरूरी था। ठीक है जी, ये दोनों बातें जरूरी हैं, लेकिन ग्राफ के टर्म्स में हम इस सवाल का जवाब कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा साबित होती है जब ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा हो। तो हम यहां लिखेंगे द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक नंबर तो हमें इस बात का मिल गया है जी, ये 2 नंबर का सवाल है। अब दूसरा नंबर मैंने आपको बताया था कि इस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस भी बतानी है। तो आप ये बोलेंगे
gradient of this graph is negative. बस ये 2 नंबर के लिए 2 बातें हमने लिखनी थी। एक तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दूसरी बात ग्रेडियंट इज नेगेटिव। जो पहली लाइन बोली है ये इंडिकेट कर रही है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये जो सेकंड लाइन बोली है ये इंडिकेट कर रही है इस नेगेटिव साइन को। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमसे कहते हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सैंड। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी? ओके ओके, किसी के जहन में कोई आइडिया है कैसे निकाली जाएगी? हमें ये पता है कि जो ग्रेडियंट है दैट वाज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, यानी कि ग्रेडियंट मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई एफ का स्क्वायर। तो ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एफ आ जाएगा। मैंने सिंपली ये मालूमात याद की कि ग्रेडियंट ऑफ सच अ ग्राफ इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहां से फिर ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ प्लेस किया। ओके, 2 पाई एफ प्लेस किया, वहां से एफ के लिए मैंने इसको रीअरेंज कर लिया। अब चाहे तो आप ग्रेडियंट के जरिए कर लें या इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं। ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहां से ए बाई एक्स इक्वल्स टू ओमेगा की जगह 2 पाई एफ का स्क्वायर आप लिख लें। यानी स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एक्स इक्वल्स टू 2 पाई एफ, यहाँ से एफ के लिए ये 2 पाई यहाँ जाके इस पूरे से डिवाइड हो जाएगा। बात एक ही है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस। हम एक्सेलरेशन देखते हैं वो कितनी है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये 4.5 है, क्योंकि ये ना मतलब बहुत क्लियर नहीं है ग्राफ। लेट मी जस्ट अज्यूम दैट एक्सेलरेशन इज 4.5 हियर। जब एक्सेलरेशन 4.5 है, वहीं डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कितनी है? वो है 8 सेंटीमीटर। चले ले लेते हैं, 8 मिलीमीटर ले लेते हैं। सो गोइंग बैक, एक्सेलरेशन थी 4.5, डिस्प्लेसमेंट थी 8 मिली। इसका स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पर 2 पाई एफ, एफ निकालने के लिए इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करें और उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, so if you have your calculator, please solve it for me and let me know. Okay, the amplitude of oscillation of the plate is gradually increased beyond 8 millimeter. वो कहते हैं 8 मिलीमीटर से ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया गया। The frequency is constant, जाहिर है फ्रीक्वेंसी तो नहीं चेंज होती। At one amplitude, the sand is seen to lose contact with the plate. यानी कुछ ऐसा हुआ है कि सैंड का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो चुका है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है रेजोनेंस के केस में। ओके ओके, at one amplitude, the sand is seen to lose contact with the plate. For the plate, when the sand first loses contact with the plate, state the position of the plate. प्लेट कहाँ होगी जहां पर सैंड अपना कांटेक्ट लूज करेगा? ठीक हो गया। तो प्लेट भी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम से सबसे ज्यादा हाइट जहां तक वो जा सकती है प्लेट को भी वहीं तक जाना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए जरूरी है कि पूरा सिस्टम अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे हो। तो आप यहां लिख देंगे जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबव द मीन पोजीशन। ओके, मूविंग ऑन, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हमने निकालना है। ओके ओके,
Let's see. Acceleration equals to the negative omega square x. Right, so let's try and solve this question here. It says ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हमने मालूम करना है, तो सबसे पहले एक तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई, हमें पता है इस इक्वेशन के अंदर ओमेगा की जगह पर हम 2 पाई एफ लगा सकते हैं। तो साइड पे जरा ओमेगा फाइंड आउट कर लें जी, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, या अगर ना भी करना चाहें तो आप डायरेक्टली इसी इक्वेशन के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और जब ये सैंड का पार्टिकल व्हेन इट जस्ट लीव्स द कांटेक्ट, जब वो प्लेट से कांटेक्ट उसका हट जाता है, तो फिर उसके ऊपर तो जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है दैट्स गोइंग टू बी ओनली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब है कि जैसे ही कांटेक्ट लूज हुआ है, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द सैंड ग्रेन इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो है वो 9.81 के बराबर है। एक्स हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज फेयरली सिंपल। एक्सेलरेशन की जगह 9.81 डालें, नेगेटिव साइन अगेन सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, यू कैन इग्नोर दैट। ओमेगा की जगह पर 2 पाई, एफ की जगह 3.8, इस पूरे का स्क्वायर ले लें और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइंड आउट कर लें। एक्स विल बी इक्वल टू 9.81 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 3.8 इस पूरे का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी एक्स। You should solve that and let me know what's the answer. क्या है? अब्दुल मोइज ने हमें आंसर बताया है कैलकुलेट करके, दैट इज 0.0172 मीटर्स। आंसर हमें मिलीमीटर में देना है, तो 1, 2 और 3, 17.2 इंटू 10⁻³ मीटर्स। -3 को हम मिली लिख सकते हैं। योर करेक्ट आंसर शुड बी 17.2 मिलीमीटर्स। लेकिन जरा सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या है। एक तो डेटा में हमें क्या क्या गिवन है, लेट्स सी। ओके, हमने ग्राफ के ऊपर से कुछ वैल्यूज यूज की हैं। 3.8 फ्रीक्वेंसी हमने दो सिग्निफिकेंट वाली इस्तेमाल की है, तो हमारा आंसर भी 17 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 17.2। योर करेक्ट आंसर इज 17 मिलीमीटर्स। ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। यू शुड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड डू लेट मी नो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।